श्यामपुर और भोपाल के बीच में हाईवे के किनारे यहाँ पर एक युवा है जो पढ़ लिख कर डिग्री करने के बाद खेती करने लगे। और आज के युवा लोग पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये युवा खेती कर रहे हैं और खेती के साथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हम जानेंगे इनसे क्या क्या खेती करते हैं और कितना फ़ायदा और क्या संदेश है किसानों के लिए। नमस्कार। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि शहर का जो युवा है वो अपनी शहर भरी जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि एक तो खेती की तरफ ध्यान नहीं देता है, या फिर गांव का युवा है वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहा है एक छोटी सी नौकरी के लिए। परंतु उसको यह जानना अति आवश्यक है कि अपने एक जो खेती को उसका टुकड़ा है उससे वो कितना पैसा कमा सकता है और उसको किस तरह से सुधार कर सकता है उसमें। ये टोटल किस क्षेत्र में आता है, मतलब जो आपका फार्म हाउस है? ये हमारा जो खेती है ये श्यामपुर के अंतर्गत आती है, सीहोर जिले में, नरसिंहगढ़ ब्यावरा हाईवे पे। भोपाल से 25 किलोमीटर। भोपाल एयरपोर्ट से आपको इसकी दूरी 25 किलोमीटर दूर है और इधर सीहोर से भी 25 किलोमीटर दूर आपको पड़ता है। भूमि है कितनी एकड़ भूमि है? ये हमारी 10 एकड़ भूमि है। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे तकरीबन यहाँ पे 4 साल करीब हो चुका है इस काम करते। तो आपने पढ़ाई के बाद ये करना क्यों उचित समझा? जैसे कि मेरा एकदम बैकग्राउंड जो है खेती का वो एकदम अलग रहा है। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से करा है और अभी मैं खेती कर रहा हूँ। जिनके साथ मैं जुड़ के खेती कर रहा हूँ, श्री अमित भटनागर जी उनका नाम है। वो भी जो है वो एक IT सेक्टर में वर्क करते हैं और विदेश में रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि भारत का जो किसान है वो अपनी खेतीबाड़ी को छोड़ छाड़ के एकदम शहरी जीवन में जाना चाह रहा है, और जब हम उसके विपरीत विदेश में देखते हैं कि विदेशी अपनी जो जीवन है उसको छोड़ के खेती की तरफ बढ़ रहा है, और तो हमने ये सोचा कि हम किस तरह से खेती में आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इससे जोड़ा और मैं इसमें जुड़ के फिर आगे काम करना चाह रहा हूँ। तो आपका संदेश क्या है, मतलब आप जुड़कर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसान को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज हम लोगों ने अपनी खेती को पूरी तरह से जहरीली कर दी है और उसको एक प्रकार से पूरे में नशे में कर दिया है। यूरिया, DAP, रासायनिक खाद्य पदार्थ डाल के हमने ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया है और वो उसको इतनी ज़मीन को इस चीज़ की आदत लग गई है कि आपकी धीरे धीरे उससे पैदावार कम होती जा रही है, और पैदावार के साथ साथ उसको हम डेली जहर के इस्तेमाल के रूप में खा रहे हैं। तो मेरा आज उससे ये संदेश है कि आप उस खेती को छोड़ के या तो प्राकृतिक खेती करें या जैविक खेती करें, जिससे आपकी खेती में लागत भी कम रहेगी और दूसरा आप उससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कितने पौधे, कितनी खेती करते हैं आप? हमारे पास में आपको जो पौधे हैं वो अलग अलग प्रजातियों के तकरीबन 70 पौधे तो है। ये पौधे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पास भी है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करते, इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। जैसे कि आप मुनगे के पौधा आपने देखा होगा जो कॉमन है, हर जगह पाया जाता है। अब बाहरी जो गांव में होता है उसका क्या करता है कि या तो फिर थोड़ी बहुत फलियों से सब्जी बना लेता है, उसे काट के फेंक देता है, जबकि उसके इतने इस्तेमाल है कि आप उसके पत्तियों से पाउडर बना सकते हैं, फलियों को भी अच्छी कीमत पे आप बेच सकते हैं। तो उसका एक अच्छा इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, लोग किसान काट के फेंकते थे, किसान काट के उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज ये किसानों ने बना लिया है कि ज़मीन अपनी समतल होनी चाहिए, तो जो चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं उसको काट के फेंक देता है, लकड़ियों को जला देता है या बेच देता है, जबकि उससे अनेक फ़ायदा वो ले सकता है। जैसे कि आपके जैसे मुख्य द्वार पे ये कुछ बेलड़ी है, फूल की बेलड़ी। जी। जैसे कि क्या होता है कि गांव में आपको लोगों के घर पे हर कहीं लगे हुए मिल जाएंगे। ये क्या है, मतलब पेड़ है, पौधा है? ये बेल है। ये एक प्रकार की बेल है। बेल बताना थोड़ी कैसी? ये देखिए, ये आपकी आयुर्वेदिक बेल है। अच्छा। इसमें इस प्रकार के पान की तरह चौड़े पत्ते आते हैं और इस तरह से ये बेल जाती है। अभी जिस समय कोविड का समय चला उस टाइम पे लोगों ने इसका जो जूस होता है जिसके जड़ों से बनाया जाता है, तने की इससे मोटी लकड़ी से, ये लोगों ने 500-600 रुपये करीब पैसे दे खरीदा, जबकि ये गांव में हर जगह लगी पड़ती है। इसका इस्तेमाल होना चाहिए। झाड़ी में उगाई रहती है, हर कहीं उग जाती है। ये उपयोग नहीं कर पाते, इसका उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक तो इसके बारे में उनको पता नहीं है और दूसरा इसका उपयोग उनको करना आता नहीं है। आप क्या क्या उपयोग करते हैं इसका? हम इसका उपयोग जैसे करते हैं कि जैसे पत्ते हैं, अब हमारे यहाँ पे एक तो ये सुंदरता की तरह हमने लगा रखी है, दूसरा ये जो इसके तना है इसको निकाल के हम इसका जूस वगैरह बनाते हैं जो कि पीने में काम आता है और काफ़ी लाभकारी होता है। तो इसको कहीं बेचते हैं या फिर यही? हाँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे फार्म पे भी कोई आता है तो हम यहाँ से उनको देते हैं, और दूसरा हम इसके बनाकर जैसे किसी की हमारे पास में जानकारी लेता है तो उसको बना के इसका जूस भी देते हैं। अच्छा, जूस देते हैं? जूस भी पैकेट सप्लाई? हाँ, इसका सप्लाई भी करते हैं। जैसे आपको चाहिए तो हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये बोला जाता है, जैसे कि गिलोय है, ये जिस भी पेड़ पे लगती है ये उसके अंदर अपना गुण ले लेती है। सबसे अच्छी मानी जाती है नीम के पेड़ पे। अगर यदि नीम के पेड़ पे चलेगी है तो ये इसके साथ साथ नीम के पेड़ के भी अपने अंदर गुण ले लेगी। जैसे नीम काफ़ी गुणकारी होता है, गिलोय भी काफ़ी गुणकारी है, तो ये जब उसका पूरे गुण अपने अंदर ले लेगी तो ज़्यादा गुणकारी हो जाती है। मतलब दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड। इससे क्या फ़ायदा है, मतलब केले से? देखिए, इससे एक चीज़ ये फ़ायदा है, जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगे तो क्या है कि ये हमने इसी
ऊंची जगह पे लगा रखा है दोनों तरफ। इससे एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, रास्ता सार्वजनिक रास्ते पे लगा रखा है। सार्वजनिक रास्ते पे हमने इसको लगा रखा है। एक तरफ हमारी ये जगह है, वो दूसरी तरफ सार्वजनिक जगह है। इससे दो चीज़, एक तो अच्छी छांव बनी रहेगी, दूसरा ये जो ज़मीन बारिश में कटाव हो जाता है तो ज़मीन की मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ये मिट्टी को बांध के रखेगी और जो इसके सूखे पत्ते निकलते हैं उन पत्तों को आप गोबर के साथ मिला करके अपने खेतों में डाल देते तो ये खाद का काम करता है। डायरेक्ट इसमें कुछ मिलाना पड़ता है क्या? कुछ नहीं मिलाना पड़ता, उसमें केवल गोबर के साथ में आपको पत्ते के अगर आप कर सके तो थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसको गोबर के साथ मिलाएं और उसको मिला के अपने खाद में डालें, जो कि अच्छे प्रकार से खाद का काम करता है आपका। कितने केल के पेड़ हैं आपके यहाँ? हमारे पास में तकरीबन अभी 250 किलो के पेड़ हैं, इससे जिनको क्या हम फल भी आ रहे दिन हैं? बढ़ाते हैं। फल भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। वो देसी केला है ये, अच्छा, देसी। किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसको हम पकाने के लिए कोई कार्बाइड किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट इसी में पकते हैं। डायरेक्ट इसी में पकते हैं। और यदि पकाना रहता है तो इनको गेहूं में गाड़ा के पका लेते हैं। बाकी इसके अलावा दाने में, हाँ, बाकी इनको हम किसी प्रकार के कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एकदम देसी है ये, जो कि घरों में चिप्स बनाने के, सब्जी बनाने के या ऐसे सीधे खाने के काम आते हैं। आप क्या करते हैं इसका उपयोग? अपराजिता एक प्रकार की बेल है और इसके काफ़ी उपयोग हैं। गांव में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये कहीं भी लगा हुआ आपको मिल जाता है। हाँ, बागड़ों में जैसे लग किसी जाएगा। के बागड़ों में लगा है, किसी के घर पे चढ़ रहा है, पर इसके काफ़ी उपयोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं, कभी भी आप ऑनलाइन वगैरह चेक करेंगे तो ये नीले कलर के फूल को, इसके काफ़ी नाम है। अपराजिता का फूल बोलते हैं, इसको विष्णु फूल भी बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसको बटरफ्लाई फ्लावर बोलते हैं। इसका उपयोग है कि ये चाय बनाने के काम आता है। जैसे कि अभी कोविड के समय पे या महामारी के टाइम में लोगों ने क्या करा, काढ़ा बनाया, चाय को छोड़ के लोग काढ़े की तरफ आए, या प्राकृतिक जो चाय बनती है तुलसी से, उनके इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ब्लू टी कहा जाता है इसको। ये चाय बनाने के काम आता है और इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है। दूसरा, जैसे कि कैंसर जैसे किसी को रहता है तो उसकी बीमारी में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। और भी इसके काफ़ी उपयोग हैं। जैसे कि इसको अपन लेते हैं तो त्वचा रोग की जो है संबंधित, उसमें काफ़ी काम आता है। जैसे कि डार्क सर्कल वगैरह। बढ़िया सोच के हिसाब से लगा रखी, बढ़िया लगा रखी। लेकिन इसको सेल भी करते हैं क्या? हाँ, इसको हम सेल भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चाहिए होता है तो हम इनको फूलों को बेचते हैं। किस रेट पे जाता है ये? तो वैसे तो अभी मार्केट में अलग अलग रेटों में मिलता है। जैसे कि जो 250 ग्राम हम फूल हैं वो 200-300 रुपये करीब में हम इसको बेच देते हैं। अच्छा। तो इसकी चाय बनाने में काफ़ी काम आता है ब्लू टी, जो कि काफ़ी लाभकारी होती है। जी। ये हल्दी तो आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी गुणकारी होती है। हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। काढ़ा बनाते हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और भी काफ़ी प्रकार के औषधीय गुण हल्दी के पाए जाते हैं। परंतु जैसे हल्दी अगर यदि कोई किसान लगाता है तो उसमें एक चीज़ से परेशान रहता है, खरपतवार से। ठीक है, इसमें अब जैसे कि अब हल्दी में हमारी देखेंगे तो हमने क्या करा है कि हल्दी में सारी जगह पत्ते बिछा रखे हैं। जैसे कोई भी अगर खरपतवार निकलती है तो हम उसको यहीं पे डाल देते हैं या पत्ते उसमें बिछा देते हैं। तो इससे दो चीज़ का फायदा रहता है। जो सर वो झड़ते हाँ, जो। जैसे हमारे खेत में जितने भी हमें पत्ते मिलते हैं वो सारे पत्ते हम सूखे इसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें एक मल्चिंग की लेयर तैयार हो जाती है, जो कि पानी हम खेती इसमें डालते हैं वो पानी की नमी बनाए रखती है। दूसरा, एक खाद का काम करती है। और हल्दी को या फिर किसी भी पेड़ पौधों को जो जीव जंतु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डायरेक्ट इसमें हम गुड़ाई के दौरान कई जीव जंतु मार देते हैं, तो वो सब इसमें बने रहते हैं। केंचुए इसमें पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं। तो मल्चिंग का काफ़ी फ़ायदा है आपको, जैसे बार बार आपको गुड़ाई नहीं करनी पड़े और नमी उसमें बनी रहे। पानी की कम आवश्यकता इसमें रखती है। देखिए क्या है कि जो भी जीव जंतु रहता है वो इको सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और खेती के रूप में आपके पास में देसी गाय जो है और गायें जो हैं वो काफ़ी लाभकारी रहती है। जैसे हमारे पास में गाय हैं, हमारे पास में देसी गायों की संख्या मिलाकर के अभी वर्तमान समय में 9 हो चुकी है। तो हम इनका इस्तेमाल, ये जो नो गाय है, नो गाय कहाँ से लाया? जैसे कि हमारे पास में एक गाय लक्ष्मी जो थी वो काफ़ी समय से थी, फिर उसके कुछ बच्चे हुए और उसके बाद में जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गाय को नहीं पाल पा रहा है, उसने इधर उधर छोड़ दी है, जो हमारे फार्म के आजू बाजू रही या फिर कोई हमारे मित्र थे। अच्छा, रोड पे भटकने वाली? हाँ, जैसे कोई मित्र थे जिनको बाहर जाना पड़ गया था, हम उनके मवेशी अपने पास ले आए। और जो रोड पे कोई भटकती हुई गाय थी उसको भी हम अपने पास में लिया है, जो घायल अवस्था में हमें कहीं मिली या फिर किसी बीमारी से जूझ रही थी, तो उसको हमने ला के यहाँ पर सेवा दी। और दूसरा क्या है कि हम उसी का इस्तेमाल, जैसे गोबर का इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। जैसे अगर ये आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती में गोबर का और गौमूत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। जो गाय जो गोबर देती है, इससे क्या फ़ायदा रहता है और क्या उपयोग कर रहा है आप गोबर का?
देखिए, गोबर का उपयोग जैविक खेती में काफ़ी महत्व गोबर का है। किसान गोबर का अच्छा उपयोग उसमें ले सकता है, जैसे कि हमारे गाय का जो भी गोबर होता है हम उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या घन जीवामृत बनाते हैं या गोबर का इस्तेमाल जीवामृत बनाने में करते हैं। तो गोबर का उपयोग तरह तरह के खाद्यों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, जिनको आप खेत में अगर डालते हैं तो आपकी जो खेत की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ती है और उसमें काफ़ी जीवों का उससे जो है बढ़ावा मिलता है। जैसे एक गोबर है, गाय का गोबर है जी, तो इस गोबर का आप ही उपयोग करते हैं? हम ही उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास में जितनी भी गाय हैं उनका जो हमें गोबर मिलता है उस गोबर का हम सीधा उपयोग हमारी खेती में करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने में और दूसरी चीज़ों जैसे कि हमारे खेत में पेड़ पौधों में डालना, वो सारी चीज़ें गोबर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका वर्मी कंपोस्ट बनाने के हमारे इस्तेमाल में भी लेते हैं, या शहर का जो व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहा है हम उसको भी यहाँ से वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराते हैं और उसको उचित दामों में हम उसे बेचते हैं। दोनों तरफ से फायदा मिलता है? दोनों दोनों तरफ से है कि या गोबर यदि आपके पास काफ़ी मात्रा में है तो आप उससे अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। तो हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि जो आप घर के जो गार्डन, किचन गार्डन में आजकल लोग यूरिया DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप घर में किचन गार्डन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम से कम गोबर का खाद तो उसमें इस्तेमाल में लें या वर्मी कंपोस्ट लें। अगर यदि आपके पास में नहीं मिल रहा है तो आप हमसे उससे उचित दाम पर भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई उसका विशेष या फिर हाई फाई रेट नहीं है। और किस प्रकार से आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जैसे संतरा है वो फल के रूप में आजकल काफ़ी रूप से इस्तेमाल में लिया जाता है। दूसरा ये है कि उसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, परंतु जो बाज़ार में संतरे अधिकतर आपको प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? किसान अधिक पैदावार के लिए और उसमें मीठापन लाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में जो संतरे के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हम केवल जो है गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार अगर इस प्रकार से गड्ढे घेरी करके, हाँ, इस तरह से जैसे कि आप देखेंगे कि हमने इसमें गड्ढा बना दिया है। वो गड्ढा बनाने के बाद में हमने इसको पूरे गुड़ाई करके पूरी तरफ पत्तों से इसमें ढक दिया है। कोई खाद उपयोग नहीं? कोई खाद उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब गोबर डालते हैं इसमें? केवल गोबर का खाद में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे और गोबर के कितनी बार गोबर डालते हैं आप? हम इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे कि हर 2 महीने 3 महीने में इसमें खाद का हम गोबर का इस्तेमाल करते रहते हैं। या फिर पेड़ में, एक पेड़ में कितनी मात्रा में? एक पेड़ में जैसे कि हम डालते हैं तो एक पेड़ में हम 25 से 20 किलो करीब इसमें एक पेड़ में गोबर डालते हैं। कितने महीने में? ये हम 2-3 महीने में इसका रोटेशन चालू रखते हैं। पत्ते जैसे सूखे पत्ते? सूखे पत्ते जब हम मिलते रहते हैं हम उसमें डालते रहते हैं। पेड़ों के पत्ते, जैसे किसी पेड़ का पत्ता झड़ा तो उसको हम उसमें डाल देते हैं। और ये जैसे ये भी, तो इसका क्या है मतलब? अतर्रा नींबू जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छे इस्तेमाल में लिया, जैसे काट के फेंक देते हैं। परंतु इसका क्या है कि जैसे कि अतर्रा नींबू आप देख रहे हैं काफ़ी फल आ रहे हैं, जब ये थोड़ी पकान पे आ जाते हैं तो हम इसका रस निकालते हैं। रस निकाल कर उसको इकट्ठा करते हैं और बाद में उस रस को हम गर्मियों में बढ़िया जो है नींबू पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अचार डालते हैं तो उस अचार में इस्तेमाल में लेते हैं। जिस प्रकार से आपके पास पेड़ पौधे हैं, कितने पौधे हैं आपके? अतर्रा नींबू के, अतर्रा नींबू हमारे पास में 25 पौधे हैं। 25 पौधे, इसमें फल निकलते हैं जी। तो उसको आप ही यूज़ करते हैं फिर शेयर करते हैं? नहीं, उसमें हम दोनों चीज़ करते हैं। हमारे इस्तेमाल में हम ये करते हैं कि उसका जूस निकाल लेते हैं, वो हमारे इस्तेमाल में आता है, और बाकी का हम उसको मार्केट में बेचते भी हैं। अच्छा, वो कीमत भी मिल जाती है? कीमत भी मिल जाती है उसको। ऐसा नहीं है, शहर में काफ़ी लोग आजकल इस नींबू का इस्तेमाल करने लगे, गाँव में इस्तेमाल करने लगे, ये नींबू अच्छी कीमत में जाता है आपका। पेड़ पौधे तो हर प्रकार से कोई ना कोई पेड़ जो है वो हमारे काम का ही है। उसी प्रकार से गरुड़ का जो पेड़ है ये इस काम से आता है, जैसे कि कोई जहरीले जीव जंतु रहते हैं ये उनको दूर रखता है एक प्रकार से। जैसे कि गरुड़ का पेड़, जैसे मरुआ भी कहा जाता है, एक मरुआ पौधा होता है। अगर ये मरुआ आपके यहाँ लगा रहता है तो उससे छिपकली या फिर दूसरे जो जीव जंतु जहरीले रहते हैं वो आपके यहाँ से थोड़ी सी इस प्रकार की गंध निकलती है कि उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार से गरुड़ का पेड़ है। ये गरुड़ का पेड़ जो है विषैले जीव जंतु को आपके कि जहाँ ये लगा रहता है उससे दूरी बनाए रखता है। मतलब जैसे पेड़ है तो पेड़ की कितनी दूरी तक जीव जंतु नहीं आ पाते हैं जहरीले? अब ये तो अलग अलग प्रकार से उसकी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे हमने ये लगाया है तो अभी तक हमारे घर के पास में काफ़ी गरुड़ के पेड़ लगे हैं, तो अभी काफ़ी जीव जंतु दिखाई देते हैं विषैले खेत में, परंतु घर में तो अभी तक दिखाई हमें नहीं दिया है। तो हो सकता है किसी कारण से नहीं दिखाई दिया हो। कर रहे हैं हम आपसे सोयाबीन की खेती की। जी। पूरे देश में बेमौसम बारिश के चलते किसान परेशान है, सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन आपके खेत में आज भी व्यवस्थित है, लेकिन कटने की कगार पे है। हाँ। ये कौन सी सोयाबीन है, कौन सी वैरायटी और किस मात्रा में आपको पैदावार होती है? देखिए, सोयाबीन तो ऐसा है कि ये हमारे पास में, ऐसा बता कौन सी सोयाबीन है? ये हमारे पास में पुराना एक बीज रखा हुआ था देसी सोयाबीन का, ये वह बीज है हमारा। देसी सोयाबीन मतलब कोई नंबर वगैरह कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समय से हमारा बीज रखा हुआ था, एक मित्र से हमें मिल गया था। कितने बीघा में है ये सोयाबीन? ये 7 एकड़ में सोयाबीन लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या है पैदावार, क्या होती है इसकी पैदावार? देखिए क्या है कि इस बार काफ़ी लोगों के दिमाग में ये एक बात बैठी हुई थी कि सोयाबीन को प्राकृतिक या जैविक रूप से नहीं किया जा सकता है। तो उनके प्रपित कुछ हमारे पहचान वाले थे जिनके सवाल का जवाब देने के लिए इस बार हमने सोयाबीन की खेती ली है। तो हमें देखने को ये मिला है कि सोयाबीन की खेती को भी आप जैविक प्रकार से कर सकते हैं।
आज के समय में अगर यदि आप सोयाबीन की खेती करने जाएंगे तो उसमें यूरिया, डीएपी भरपूर मात्रा में लोग डालते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो इल्लीमार और चारे मार की आवश्यकता लोग महसूस करते हुए उसमें डालते हैं, जबकि हमने इसमें किसी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। और आप हमारे यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से सोयाबीन अच्छा खड़ा हुआ है। आपने क्या क्या उपयोग किया, सोयाबीन के बाद क्या डाला आपने? हमने इसमें जिस समय पे हमें सोयाबीन की बुआई करनी थी उस टाइम हमने बखर के साथ में पूरे खेत में हमने गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था जी। उसको डालने के बाद में हमने सोयाबीन की बुआई करी और जो बारिश का पानी गिरा उसी बारिश के पानी को हमने इस्तेमाल में लिया। इसके अलावा हमने कोई भी फर्टिलाइज़र का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, तो जैसा पेड़ की आप कुछ बता रहे थे कि इसमें ये साइज का पेड़ रहते हैं, इतनी फली रहती है। देखिए इसमें ये जो फल है इसमें एक अच्छा चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि इसमें काफ़ी भारी मात्रा में फल है। कि आज ज़्यादातर किसान एक बात से परेशान है कि अति वर्षा जिस बार आपने देखी है वो काफ़ी अति वर्षा हो चुकी है, जिससे उसका जो पौधा है वो गल गया है या तो जड़ों में कीड़े लग गए हैं और पूरे ज़मीन में पानी भरा हुआ है। परंतु हमारे यहाँ पे ज़मीन आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। ये ज़मीन भुरभुरी होने का कारण ये है कि हम इसमें जैविक खेती करते हैं और किसी प्रकार के डीएपी, यूरिया जो कि ज़मीन को कड़क बनाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो काफ़ी भुरभुरी से पानी ज़मीन में बैठ जाता है। और सोयाबीन जैसा लगभग पक चुकी है, कब कटेगी है लगभग? अभी तो कुछ सोयाबीन हरा भी है, तो अभी हम इसको बारिश के चलते देखते थोड़ा खड़ा रहने दे रहे हैं। इसके बाद में हम तकरीबन इसको 1 हफ्ते बाद काट लेंगे। किस कीमत में बिकेगी है मार्केट में? देखिए मार्केट में वैल्यू तो वैसा है कि आप मंडी नहीं करते? हम मंडी नहीं करते हैं। ज़्यादातर फसलों की हम मंडी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मंडियों में यदि आप गेहूँ भी अगर बेचने जाएंगे तो ऑर्गेनिक का भी वही भाव मिलता है और जो सादी फसल रहती है उसका वही भाव मिलता है। तो आपके किस रेट में जाती है यहाँ से? जैसे कि अभी हमने सोयाबीन की प्री बुकिंग तरह से शुरुआत की है कि अगर जो भी जैविक बीज लगाना चाह रहा है किसान, क्योंकि ज़्यादातर जैविक किसान जो रहता है सोयाबीन नहीं करता है, परंतु सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि अच्छा मुनाफा आपको देके जाती है। जिस प्रकार से ग्रामीण के क्षेत्र में देखी जाए तो किसान 1 बीघा में 1 कुंटल, कोई 50 किलो, किसी के 2 कुंटल, किसी 3 किलो, इस मात्रा में निकल रही है। जी जी जी। आपके कितने निकल रहे हैं? जैविक खेती में शुरुआत के दौर में तो सोयाबीन कम ही निकलती है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं तो अभी तो हमें देखते हुए एवरेज अच्छा दिखाई दे रहा है कि कम से कम अगर हम जाएंगे तो 7-8 कुंटल करीब एकड़ हमारे यहाँ निकलना चाहिए। अच्छा, और लगभग मतलब यहीं से पैक करके आप? हाँ, अभी हमने फेसबुक और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों की बुकिंग ले रखी है, तो उसमें हम ये करेंगे कि सोयाबीन को निकाल के साफ़ करके हम हमारे फार्म से लोगों को भेज देंगे। अच्छा, ये पैक करके यहीं से पैक करके हम उसको भेज देंगे जो कि अच्छी कीमत में बीज जाएगा। और यदि अभी ये जो बीज है जी, ये आपका ही है? मतलब जी हमारे बीज है। कितने सालों से चल रहा है बीज? ये बीज हमने पिछले साल भी लगाया था और इस साल हमने फिर से इसका इस्तेमाल किया है। तो अच्छी मात्रा में सोयाबीन आप जैसे देख सकते हैं फल की एक हमारे पौधे में। अन्य जो किसान है अपने, उनके लिए क्या संदेश है सोयाबीन को लेकर? सोयाबीन को लेके किसान से हमारा ये संदेश है, अगर यदि आप सोयाबीन की फसल कर रहे हैं तो आप अपने खेत को जैविक ज़रूर करें, क्योंकि कि अगर यदि आप जैविक खेती लेंगे तो जो बारिश की समस्या आपके खेत में पानी भराव की जाती है वह नहीं आएगी और आपका सोयाबीन जो है वो अच्छे प्रकार से लंबे समय तक बना रहेगा। और जैसा सोयाबीन के खेत में और बता रहा था आप, जैसा अन्य की जैसा खेतों में और भी पेड़ पौधे उगे रहते हैं, राड़ी झाड़ें, तो उसका भी कुछ है क्या महत्व? हाँ, किस तरह से? मैं समझा नहीं था। चलिए तो वो बताएंगे। जैसा इस फसल में तो कुछ नहीं करते। हाँ, जैसे अभी जब कहता है कि जैसे कि हमारे बगीचा है, अब आपने देखा होगा हमने हल्दी लगा रखी है, हल्दी के साथ में हमने उसमें तुअर भी लगा रखी है, पपीता भी लगा दिया है और उसी के साथ में हमने बेल ले रखी है। क्यों? क्या होता है कि जैसे कि धूप है, धूप जो है वो हर पेड़ पे अलग अलग लेयर में पड़ती है। जैसे आप यहाँ बगीचे में देख रहे होंगे कि सीधी धूप पेड़ पे तो पड़ रही है, उसके साथ छन के नीचे धूप भी आ रही है। तो किसान आजकल ये समझता है कि वो एकदम पूरे खेत को सपा कर देता है। वो ये चाहता है कि अगर ये डायरेक्ट आपकी धूप आएगी तो ही फ़ायदेमंद, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं उसको मल्टी लेयर में इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे कि बगीचा है, बगीचे के अंदर हमने हल्दी लगाई, हल्दी के ऊपर हमने ऐसी फल लेते हैं जो कि जड़ के ऊपर रहे और उसमें हम एक फल ले लेते हैं, एक और फसल ले लेते हैं, पेड़ जो आपका बड़ा वृक्ष बनता है उसके ऊपर हम बेल चढ़ा लेते हैं। एक जगह से आप काफ़ी फसलें निकाल सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपके जो बगीचा है, ये कितने बीघा का बगीचा है? ये हमारा 2 एकड़ का पूरा बगीचा है। इसमें हमारे आम और अमरूद हैं जो कि देसी हैं पूरे। कितने पेड़ हैं? ये हमारे पास आम के 75 पेड़ हैं और अमरूद के 110 पेड़ हैं। इसमें कितने फसल पैदा हो जाती है, मतलब ये फल? जैसे कि इसमें अमरूद का फल है वो भी काफ़ी मात्रा में हमारे पास में निकल जाता है और आम का इस सीज़न में हमने अच्छा आम निकाला था तो उसमें काफ़ी अच्छा आम हुआ था हमारे पास। यानी कि टोटल एक वर्ष में दोनों फसल मिला के कितने? जैसे कि आम का है और आम तो टोटल खेती बाड़ी, टोटल आपके जो फार्म हाउस है इसमें टोटल फसल में कितने कमा सकते हैं? उसमें देखिए अगर यदि आप फार्मिंग को अच्छे प्रकार से करें तो उसमें अच्छी कमाई हो जाती है, जो कि हम समय समय पे देखते आ रहे हैं कि उसमें अच्छी कमाई हमारी होना शुरू हो चुकी है। व्यवस्था कर रखी है बारिश या पानी बचाने के लिए, हम गाय की यहाँ व्यवस्थित जगह बना रखी है। डेयरी यहीं बनती है ना? डेयरी यहीं बनती है। रात को हम गायों को यहीं बांध लेते हैं, दिन में हम लोग उनको खुला चराते हैं
और ये हमने आपने देखा सीमेंट से बिल्कुल बराबर कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम गोबर भी अच्छे से मिल जाता है हमें, और जो गोमूत्र होता है उसको भी हम यहाँ से एकत्रित कर लेंगे। जैसे कि पूरे फर्श पर देखते हैं हमने इस तरह से नाली बना रखी है। इस नाली से गाय का गोमूत्र इकट्ठा होके वो हमारे पास मटके में इकट्ठा हो जाता है, और फिर इस गोमूत्र को इकट्ठा करने के बाद में हम इसको खाद के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। मटका फेंसिंग के उस साइड में हमने गड़ा रखा है। हाँ, ये पूरा नाली से उधर चल और दूसरे खाद बनाने में इस्तेमाल में लेते हैं। अच्छा, तो जैसे मटका में है, जैसे आपके पास 9 गाय में से यानी कितना खाद बना सकते हैं आप? 9 गायों का ऐसा है कि जैसे कि हम अगर यदि गोमूत्र हमारे पास में जो इकट्ठा होता है वो एक दिन में हमारे पास में एक कम से कम जो रात भर में बांधते हैं, तो सुबह तक हमारे पास में आधा मटका करीब गोमूत्र इकट्ठा हो जाता है, जिसको इस्तेमाल में लेते हैं। इसके बाद टंकी के बारे में चलेंगे जी। सर, मटके के बाद जी, जिसमें जैसे एक दिन में आप मटके में गोमूत्र एकत्रित करते हैं, उसके बाद ये टंकी में लाते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम जीवामृत बनाते हैं इससे, गाय के गोमूत्र से, तो हम उस गोमूत्र को अलग अलग टंकियों में अलग अलग प्रकार के खातों को बनाते हैं। जैसे ये आप टंकी देख रहे हैं जीवामृत की है, इसमें हम 200 लीटर करीब जीवामृत अलग अलग टंकियों में तैयार करते हैं। गोमूत्र हो जाता है इसमें? जैसे कि अगर आपको 200 लीटर जीवामृत बन को 5 लीटर गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसमें 2 किलो आप गुड़ डाल सकते हैं, और 2 किलो आप उसमें जैसे कि मेड़ की मिट्टी होती है, एक मुट्ठी भर किसी मेड़ की मिट्टी जो कि ऑर्गेनिक रहे, जो वो आप डाल सकते हैं, जिससे कि काफ़ी जीवाणु बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें बन गया 200 लीटर जी, इसके बाद इसको क्या करते हैं? जैसे 200 लीटर बन के तैयार हो जाता है, तो जो पंप आता है दवाई फेंकने के लिए, अच्छा, उसके इसके हम 2 प्रकार का तैयार, तो हम इसका छिड़काव भी करते हैं, और दूसरा जो सीधा पानी हम खेतों में डालते हैं। पंप से छान के, तो इसको छानते भी होंगे? हाँ, इसको छान के, जैसे कि 25 लीटर आपको उसमें डालना है, तो इसको पूरे छान के पानी के साथ थोड़ा मिला के और फिर इसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। और जब हम खेत में पानी, जैसे गोमूत्र का जो बना है, तो इसका सभी फसलों में सभी फसलों में इस्तेमाल लेते हैं। इससे जीवामृत, जैसे कि आप नाम से जीवा अमृत, जीवों के लिए अमृत, तो ये काफ़ी प्रकार के जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का निर्माण करता है, जो कि आपकी फसल के लिए, आपके पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं।